हेलो एस्पिरेंट्स, आज हम पॉलिटी का सेक्शन देखेंगे और आज जो हम डिस्कशन करेंगे वह संविधान का निर्माण, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से लेकर सारी चीज़ें आज हम इसमें रखेंगे। देखिए, अमूमन ऐसा होता है कि जब आप बुक्स पढ़ रहे होते हैं तो आप लोग की जो शुरुआत होती है वो संविधान सभा की बैठक से होती है, उसके बाद पूरा पॉलिटी सेक्शन आप देखते हैं। लेकिन कभी कभी जो एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आते हैं वो इसके बैकग्राउंड से आते हैं और वहाँ पे फिर आप कहते हैं कि ये चीज़ हमने किताब में नहीं पढ़ी या फिर कहाँ से आ गया। ठीक है, तो मैं उन्हीं चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस करूँगा जो अमूमन आप लोग स्किप कर जाते हैं या फिर आप लोग को कभी भी नोटिस में नहीं आता है किताबों में। ठीक है, और यही रीज़न होता है कि हम एग्ज़ाम में प्रीलिम्स प्रीलिम्स में कुछ ही मार्क्स से प्रीलिम्स क्वालिफाई करने में रह जाते हैं और इसमें ये सबसे बड़ा रोल यही सारे टॉपिक्स होते हैं जो अपना रोल निभाते हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले संविधान सभा की मांग की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को जब हम देखते हैं तो सबसे पहले संविधान सभा की बात किसने करी थी, तो वह बाल गंगाधर तिलक ने अपने स्वराज विधेयक में सबसे पहले इसकी बात करी थी 1895 में। बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक में। तो इससे 2-3 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे कि सबसे पहले संविधान सभा की मांग या फिर बात किसने उठाई थी। 1895 का डेट मेंशन है, ईयर मेंशन है 1895, तो बाल गंगाधर तिलक। और बाल गंगाधर ने कौन सा विधेयक लेकर आए थे, तो वह स्वराज विधेयक। या फिर ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा, स्वराज विधेयक कौन लेकर आया, ऑप्शन दे देगा तो उसमें बाल गंगाधर तिलक को आपको टिक मारना पड़ेगा। तो मैं एक एक पॉइंट पे कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, जितनी पॉसिबिलिटी होगी वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा। इसके बाद 1924 में सबसे पहले स्वराज पार्टी ने संविधान सभा का विचार रखा था। तो जब पार्टी की बात करेगा, किस पार्टी ने सबसे पहले संविधान सभा का विचार रखा था, तो वो है स्वराज पार्टी। ठीक है, 1924 में। इससे 2 चीज़ें आपकी तैयार हो गई। एक कि 1924 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। ठीक है, इसके बाद आपको जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो भी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। स्वराज पार्टी के गठन में कौन कौन शामिल था, ये चीज़ें आपको पढ़नी है। ठीक है, यहीं पे आपको इंटरलिंक करके सारी चीज़ों को लेकर चलना है। ठीक है, इसके बाद आइए 1934 में एम.एन. रॉय ने इसका विचार रखा था। उसके बाद आइए 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से सबसे पहले संविधान सभा के गठन की बात कही थी 1935 में। कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से संविधान सभा की बात करी थी, 1935 में। फिर उसके बाद आई 1940 में अगस्त प्रस्ताव में सैद्धांतिक रूप से स्वीकृति दी गई थी। यानी जब क्वेश्चन पूछेगा तो सबसे पहले ये पूछ लेगा कि सबसे पहले किस प्रस्ताव में सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई थी संविधान सभा के गठन की, तो वो है आपका अगस्त प्रस्ताव 1940 में। यहाँ से एक और चीज़ आपको पता चल गई कि अगस्त प्रस्ताव कब आया था, 1940 में। ठीक है, इसके बाद आइए 1942 में क्रिप्स मिशन में संविधान सभा को औपचारिक रूप से स्वीकार किया था। तो किस मिशन में या फिर किस प्रस्ताव के तहत संविधान सभा के गठन को औपचारिक रूप से स्वीकार किया गया था अंग्रेज़ों द्वारा, तो वो है क्रिप्स मिशन। ठीक है, कौन सा है, वो है क्रिप्स मिशन 1942। यहाँ से एक और चीज़ आपको पता चल गई कि 1942 में क्रिप्स मिशन आया था। और साथ ही साथ आप ये भी जान गए कि अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया था, जो क्रिप्स मिशन से पहले आया था, और 1942 में क्रिप्स मिशन आया था। ठीक है, इसके बाद आइए देखते हैं 1946 में संविधान सभा का पहली बार गठन हुआ था। 1946 में संविधान सभा का सबसे पहले गठन हुआ था और इसमें जो सीटों का बंटवारा है, इसमें सीटों का बंटवारा जनसंख्या के आधार पर किया गया था। कैसे किया गया था, जनसंख्या के आधार पर। और वो कैसे, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है और इसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि को रखा गया था। प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि को रखा गया था। स्टेटमेंट में पीसीएस प्री में क्वेश्चन आए हैं ऐसे। ठीक है, उसमें इस तरह के स्टेटमेंट दिए हैं कि प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, छोटी छोटी चीज़ें। इसके बाद आइए देखिए, संविधान सभा में 2 तरीके की सदस्यता थी। एक अंशतः निर्वाचित सदस्य थे, ठीक है, और एक अंशतः नामित सदस्य थे। जो अंशतः निर्वाचित सदस्य वो ब्रिटिश प्रांत से लिए गए थे और वहाँ की विधायिका से उनका निर्वाचन हुआ था। अंशतः जो निर्वाचित सदस्य थे ये वो ब्रिटिश प्रांत से लिए गए थे और वहाँ की विधायिका के द्वारा उनका निर्वाचन किया गया था। और दूसरी तरफ थे अंशतः नामित सदस्य,
ठीक है, और ये थे रियासतों के प्रमुख या रियासतों के प्रमुखों द्वारा नामित किए गए थे। ठीक है, ये दो चीज़ें हो गई, आपको पता चल गई। अब देखिए टोटल संविधान सभा में कितने सदस्य थे, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इस तरीके से। तो टोटल संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे, जिसमें प्रांतों से कितने थे, तो 296 और देशी रियासतों से 93। ठीक है, लेकिन एक चीज़ और याद रखिएगा कि संविधान सभा में देशी रियासतों ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, शामिल नहीं हुए थे। ठीक है, इसके अलावा जब आप पूरी टोटल सीटों की बात करेंगे तो उसमें कांग्रेस की कितनी सीटें थी, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो कांग्रेस की जो टोटल सीटें थी वो 208 थी और मुस्लिम लीग की जो सीटें थी वो 73 थी। ठीक है, और एक चीज़ और इसके साथ याद रख लीजिएगा, मैं चीज़ों को इंटरलिंक करके ही चलूँगा। मुस्लिम लीग पहली बैठक का उन्होंने बहिष्कार किया था और पहली बैठक में वो शामिल नहीं हुए थे। ठीक है, तो यहाँ से कई सारी चीज़ें आपको पता चल गई कि अंशतः निर्वाचित सदस्य थे संविधान सभा में और अंशतः नामित सदस्य थे। ठीक है, निर्वाचित सदस्यों का चुनाव ब्रिटिश प्रांत से हुआ था और नामित सदस्यों का चुनाव रियासतों के प्रमुखों द्वारा हुआ था। ठीक है, देशी रियासतें संविधान सभा में नहीं शामिल हुई थी और पहली बैठक में मुस्लिम लीग भी शामिल नहीं हुई थी, जबकि दूसरी बैठक में मुस्लिम लीग शामिल हो गई थी। ठीक है, ये चीज़ यहाँ तक आपको पता चल गया। अब देखिए यहाँ पे आ जाइए, पहली बैठक संविधान सभा की कब हुई थी, तो पहली बैठक संविधान सभा की 9 दिसंबर 1946 में। डायरेक्ट ये डेट ईयर वाइज, ईयर सहित याद करिएगा, पूछा जाता है। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को, जिसके अस्थायी सदस्य थे सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, ये पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। अस्थायी सदस्य कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा। और ये जो गठन था अस्थायी सदस्य का वो फ्रेंच परंपरा के अनुसार हुआ था। ये आपको बहुत कम ही मिलता है बुक्स में और इस तरीके के एग्ज़ाम में जब पूछ लिए जाते हैं तो बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, तो अस्थायी सदस्यों की जो परंपरा थी संविधान सभा में वो कहाँ से ली गई थी, वो ली गई थी फ्रांस से। फ्रेंच परंपरा के अनुसार अस्थायी सदस्य की नियुक्ति की गई थी। तो ये सारी नई चीज़ें आपको यहाँ पता चलेंगी। ठीक है, उसके बाद देखिए 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव सबसे पहले आया था। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव आया था। ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। कौन सबसे पहले उद्देश्य प्रस्ताव लेकर आया, जवाहरलाल नेहरू को ने 13 दिसंबर 1946 को, और यह उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को पास हो गया था, जो बाद में प्रस्तावना बना। ठीक है, अच्छा एक चीज़ आपने नोटिस करी है कि संविधान के बनने के बाद संविधान हमारा लागू हो गया था नवंबर में। ठीक है, और 1949 नवंबर 1949 में हमारा संविधान लागू हो गया था। ठीक है, ये बात आपको पता है। उसके कुछ प्रावधान लागू कर दिए गए थे। तो यहाँ आप एक चीज़ देख रहे हैं कि 1947 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पास किया गया था, यानी सबसे आखिरी में जोड़ा गया था इसे। ठीक है, सबसे आखिरी में उद्देश्य प्रस्ताव को जोड़ा था संविधान में, किताब में। तो जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव लेकर आए थे और 22 जनवरी 1947 को प्रस्ताव पास कर दिया गया था। और साथ ही साथ एक चीज़ और जान लीजिए कि संविधान जो हमारी किताब है संविधान की, उसमें सबसे लास्ट में जोड़ा गया था प्रस्तावना को, उद्देश्य प्रस्ताव को। यह उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावना कहलाया बाद में। फिर उसके बाद आइए 3 जून प्लान, माउंटबेटन योजना। ठीक है, माउंटबेटन योजना जिसे आप 3 जून प्लान कहते हैं। ठीक है, इसके तहत क्या किया गया था, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 लाया गया था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ठीक है, और जब हमें आज़ादी मिल गई तो हमारी जो संविधान सभा है उसकी स्थिति में बदलाव आया। क्या क्या बदलाव आया, संविधान सभा अब एक संप्रभु निकाय बन गई। मतलब देखिए 2 तरीके से संविधान सभा तब काम करने लगी, एक अंतरिम सरकार के रूप में, ठीक है, और दूसरा था संविधान निर्माण का कार्य करने लगी। 2 तरीके का काम करने लगी, अंतरिम सरकार के रूप में और संविधान निर्माण का कार्य तो कर ही रही थी। ठीक है,
तो अंतरिम सरकार के रूप में जब काम कर रही थी तो उसके जो अध्यक्ष थे वो थे जीवी मावलंकर साहब। कौन थे? जीवी मावलंकर साहब, ठीक है। और जो संविधान निर्माण का जब कार्य के लिए बैठक होती थी तो उसके अध्यक्ष हो जाते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। जब संविधान सभा एक अंतरिम सरकार के रूप में कार्य कर रही थी तो उसके अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर साहब, ठीक है, याद रख लीजिएगा। अच्छा, अब देखिए जब आज़ादी के बाद संविधान सभा की जो संरचना में चेंज हुआ उसमें अब जो सदस्य संख्या थी संविधान सभा की वो भी घट गई। अब वो कितनी हो गई? 299। कितनी? 299। डायरेक्ट सारे क्वेश्चंस आते हैं और इसकी संभावना हमेशा प्रबल बनी रहती है आने की, तो इस चीज़ को आप स्किप नहीं कर सकते हैं। उसके बाद 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अंगीकृत कर लिया गया था। इसके कुछ प्रावधान स्वतः लागू कर दिए गए थे, जैसे नागरिकता हो गया, चुनाव हो गया, तदर्थ संसद हो गया, आदि आदि, ठीक है। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूरी तरीके से पूरे भारत में लागू कर दिया गया था। अच्छा, एक चीज़ और इसके साथ मेंशन कर लीजिए कि 26 जनवरी 1950 को ही क्यों दिन चुना गया था। तो आपको पता होगा कि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। कहाँ पे? रावी नदी के तट पे, याद होगा आपको, ठीक है। किस अधिवेशन में? ये लोग आप देखेंगे किस अधिवेशन में, आप बताएंगे कि लाहौर अधिवेशन था कि कौन सा अधिवेशन था, ठीक है। इसको तुरंत जाके यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। ये सारी चीज़ें थी जो संविधान। अब आइए देखिए संविधान के बारे में कि संविधान निर्माण में कुल कितने सत्रों का आयोजन किया गया था। तो टोटल 11 सत्र लगे थे संविधान सभा के निर्माण में, संविधान के निर्माण में टोटल 11 सत्र लगे थे और टोटल 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा था। ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, चाहे स्टेटमेंट में आ जाए या डायरेक्ट पूछ लें, पूछे जाते हैं। टोटल 11 सत्र हुए थे और 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था पूरे संविधान के निर्माण में, ठीक है। अब कुछ महत्वपूर्ण बातों को जान लीजिए। जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसको कब अपनाया गया था? एग्ज़ाम में आता है क्वेश्चन। तो हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है वो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। और उसके बाद हमारा राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया था? तो यह है 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय ध्वज जुलाई में, 1947 जुलाई में, और राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें पता कि अब कुछ समितियाँ हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछी जाती, चाहे वो मैथ्स 2 कॉलम में पूछी जाए, चाहे वो डायरेक्ट पूछी जाए, ठीक है। तो उसमें देख ले जवाहरलाल नेहरू के साथ कौन कौन सी समितियाँ थीं। तो जवाहरलाल नेहरू जिसके अध्यक्ष थे उसमें संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति और राज्य समिति, इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद आ जाइए नीचे, राजेंद्र प्रसाद प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष थे और संचालन समिति के अध्यक्ष थे। उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये थे प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष, मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष, अल्पसंख्यक जनजातियों बहिष्कृत क्षेत्रों की समिति के अध्यक्ष, ठीक है। इसके साथ ही आपको एक चीज़ और नोटिस करनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी कि एक अल्पसंख्यकों की उप समिति भी थी। वो चीज़ आप बताएंगे, आप पढ़ेंगे, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। इसके बाद प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये सबको पता है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इसमें टोटल कितने मेंबर्स थे? तो इसमें टोटल थे 7 मेंबर। अब उन 7 के नाम आपको याद रखने हैं, याद कर लीजिएगा। साथ ही साथ उसमें 2 लोगों को रिप्लेस किया गया था। रिप्लेस इन सेंस एक लोग की मृत्यु हो गई थी और एक लोग को वहाँ से बदलकर शामिल किया गया था दूसरे को, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, टोटल 7 के नाम, ठीक है। ये चीज़ तो हो गई जो अक्सर आप लोग पढ़ते हो, ठीक है। अब वो जो आपको जल्दी मिलता नहीं है किताबों में, एक क्वेश्चन, किसने कहा था कि हम ऐसे संविधान सभा चाहते हैं जो भारतीय मस्तिष्क का वास्तविक दर्पण हो। ये स्टेटमेंट याद रखिएगा क्योंकि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आते हैं।
तो हम ऐसी संविधान सभा चाहते हैं जो भारतीय मस्तिष्क का वास्तविक दर्पण हो, वो कहा था महात्मा गांधी ने। ठीक है, अब आइए इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं। इसको मैंने एक्स्ट्रा एज कहा है क्योंकि एग्ज़ाम में यही आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिलाते हैं। ठीक है, और इसको बहुत आप जब पढ़ रहे होंगे तो बहुत जगह पे आपको ये मिलेगा नहीं। ठीक है, तो इसको यहीं पे पढ़ लीजिए और याद कर लीजिए क्योंकि इससे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, संविधान का सुलेखन किसने किया था? तो प्रेम बिहारी रायजादा ने। किसने? प्रेम बिहारी रायजादा ने इसका सुलेखन किया था। उसके बाद संविधान की सजावट और सौंदर्यीकरण का कार्य किसने किया था? तो वो है नंदलाल बोस और बी आर सिन्हा ने। किसने? नंदलाल बोस और बी आर सिन्हा ने। फिर आता है संविधान का हिंदी सुलेखन किसने किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट, संविधान का हिंदी सुलेखन किया था बसंत कृष्ण वैद्य। ये रेयरली ही आपको किताबों में मिलता है। संविधान का हिंदी सुलेखन बसंत कुमार वैद्य जी ने किया था। उसके बाद संविधान सभा का चिन्ह क्या था? ये भी एकदम यूनिक क्वेश्चन है और कभी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो संविधान सभा का जो चिन्ह है वो था हाथी। क्या था? हाथी। उसके बाद आइए संविधान सभा के प्रमुख प्रारूपकार कौन थे? तो वो हैं एस एन मुखर्जी साहब। उसके बाद संविधान सलाहकार कौन थे? वो हैं बी एन राव साहब, बी एन राव। उसके बाद आइए संविधान सभा के सचिव कौन थे? तो एच वी आर अयंगर। संविधान सभा के सचिव कौन थे? एच वी आर अयंगर साहब। उसके बाद आइए संविधान सभा में यूनियनिस्ट पार्टी के सदस्य, इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ एग्ज़ाम में। ठीक है, तो संविधान सभा में यूनियनिस्ट पार्टी के कितने सदस्य थे? तो टोटल 1 सदस्य। गांधी जी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, ये बात याद रख लीजिएगा। गांधी जी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, न ही जिन्ना थे। दोनों बातें याद रखिएगा, गांधी जी और जिन्ना दोनों ही संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई आज आपकी कवर। ठीक है, और ये जो चीज़ें मैंने बताई, मैंने पहले भी कहा है कि मैं यहाँ पे कोई स्पून फीडिंग नहीं कराऊंगा। मैं वही चीज़ें बताऊंगा जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगी, टू द पॉइंट रहेंगी, और वो सारी चीज़ें होंगी जहाँ से आप अपने मार्क्स को और गेन कर सकते हैं और अपनी स्थिति को मजबूत कर सकते हैं क्वालिफाई करने में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। इसको आप रट डालिए, पढ़ डालिए। इसके साथ आपको रेफरेंस किताबों को भी पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद इन सारी चीज़ों को आप उसी के साथ वहाँ पे लिख लीजिए, याद कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।